नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के बज चुके हैं 7 और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। तो हम आज आपको 7 गुड न्यूज बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। गणपति उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और इसको लेकर चारों तरफ उमंग और उल्लास का वातावरण है। तो इसी से जुड़ी हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो है शहर शहर गणपति उत्सव। जी हाँ, ढोल ताशों की गूंज, गुलाल की रंगत और भक्ति भाव से सराबोर चेहरों के बीच गणपति बप्पा का भव्य दिव्य अभिनंदन हो रहा है। देश भर में बप्पा का आगमन धूमधाम से हो चुका है। आज महोत्सव का दूसरा दिन है और उत्साह अपने चरम पर है। हर गली, हर शहर में बप्पा के आगमन का महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। कहीं विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं पंडालों में बप्पा के भव्य स्वरूप के दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है। देश भर में गणपति बप्पा के आगमन का उत्सव चरम पर है। आस्था, भक्ति और उमंग के संगम ने हर गली, हर चौक और हर शहर को रोशन कर दिया है। कहीं भव्य यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं हजारों महिलाएं एक साथ स्तुति पाठ कर रही हैं। पुणे के दगड़ू शेठ गणपति मंदिर में एक साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ किया। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची महिलाओं ने जमीन पर बैठकर एक साथ भगवान गणेश की स्तुति की, जिससे पूरी फिजा भक्तिमय हो गई। हमको बहुत गर्व है यहाँ की इतनी महिलाएं सब आती है एक साथ। सुकून मिला यहाँ आके। मैं तो पहली बार आई हूँ लेकिन बहुत अच्छा लगा इधर आके। बहुत ही अलग ही उमंग रहती है और यहाँ के अलग ही ऊर्जा मिलती है। 40-42 साल से ये चालू है। ये हर रोज हर साल बढ़ते ही जाता है। मतलब सबका उत्साह हर साल हजारों में संख्या बढ़ती ही जाती है हर साल। सहारनपुर की राजविहार कॉलोनी में बड़े उत्साह और श्रद्धा भक्ति के साथ 18वां गणेश महोत्सव मनाया गया। यहाँ के निवासियों ने इस बार गणपति बप्पा का दरबार कुछ अलग ही अंदाज में सजाया है। पहली बार गणेश जी की भव्य शोभा यात्रा 1904 मॉडल रोल्स रॉयस डिजाइनर कार पर निकाली गई। और जब बप्पा रोल्स रॉयस पर निकले तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ उठी। घरों से निकलकर लोगों ने बप्पा का स्वागत किया और उनका आशीर्वाद लिया। एक गणेश जी हमारे पूजनीय हैं, तो इसलिए हमने इनके लिए गाड़ी भी स्पेशल रोल्स रॉयस बनाई है। स्पेशली इन्हीं के लिए आज तैयार की है। तो कितनी स्पेशल है ये गाड़ी और अब किस तरह आगेगा? ये 1904 मॉडल रोल्स रॉयस की रेप्लिका बनाई है। पूरे वर्ल्ड में 3-4 ही बची हैं सिर्फ। श्री गणेशाय नमः विघ्न हरण कारक। महसाणा में गणेश उत्सव के दौरान विघ्नहर्ता को पुलिस टीम ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ये कोई पहली बार नहीं है। यहाँ पुलिस गजानन को हर साल गणेश उत्सव में ऐसा ही गार्ड ऑफ ऑनर देती आ रही है। दरअसल पुलिस के ऐसे दिए जा रहे सम्मान के पीछे एक पुरानी कहानी है जो महसाणा में गायकवाड़ काल के दौरान से अपनाई जाती है। ये परंपरा साल 1900 के बाद से चली आ रही है, जब वडोदरा के महाराज सायाजीराव गायकवाड़ ने गणेश महोत्सव की यहाँ शुरुआत की। क्योंकि सायाजीराव गायकवाड़ बप्पा के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने ही यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर देने की ये अनूठी परंपरा चलाई, जो आज तक जारी है। जब महसाणा के अंदर गणेश जी की स्थापना हुई तभी यहाँ पर राजमहल रोड के ऊपर राजमहल है, वहाँ सयाजीराव गायकवाड़ भी रहते थे। उस समय का मंदिर पुराना चालू था। उसी समय से ये मंदिर के अंदर भक्तों का आना जाना रहा है। और उस समय गणेश जी को गार्ड ऑफ ऑनर सयाजीराव पोते यहाँ के देते थे। उनकी परंपरा अभी तक यहाँ के सरकार दे रही है। वहीं महसाणा में बना विघ्नहर्ता भगवान का मंदिर भी अपने इतिहास और अनूठी मूर्ति के लिए श्रद्धालुओं के बीच काफी मशहूर है।
आस्था की ऐसी ही तस्वीर गणपति पंडालों में भी देखने के लिए मिल रही है, जहां भक्ति से लेकर शक्ति के सभी रंग देखने को मिल रहे हैं। गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु तक के पंडालों में भक्ति और शक्ति का ये अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। गुजरात के अहमदाबाद और राजकोट के पंडालों में ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाई दे रही है, तो छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के गणपति पंडाल में राष्ट्रभक्ति की अलग जगाते हुए बप्पा सैनिक के गेटअप में नजर आ रहे हैं। यहाँ भी दिखाया हुआ है कि भारत स्वदेश है, तो इस गणपति का हमारा जो महत्व दिखाया है उसमें भी हम लोग ने भारत स्वदेशी हो सकेगा, इस तरह की बात हमें बताई है। ये पंडाल में वोकल फॉर लोकल की थीम के आधार पे सबको मैसेज दिया जा रहा है। इस बार गणपति पंडालों में कहीं पर्यावरण के संदेश के साथ साथ इको फ्रेंडली बप्पा विराजे हैं, तो कहीं पंडालों की सजावट ऑपरेशन सिंदूर को सलामी देते हुए की गई है। और हर शहर, हर पंडाल, हर भक्त अपने अपने अंदाज में विघ्नहर्ता के आने की खुशी मना रहा है। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज, अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी और अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे आपको बता दें, बॉलीवुड की गलियों में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, वो है गणपति बप्पा मोरया। जी हाँ, मुंबई से लेकर पुणे तक तमाम सितारों के घर गणेशोत्सव की खास रौनक दिख रही है। गणपति बुद्धि, विवेक, ज्ञान, कौशल और क्रिएटिविटी के देवता माने जाते हैं, लिहाजा बॉलीवुड के सितारों में उनके प्रति अपार श्रद्धा और आस्था है। ऐसे में जो हमारी दूसरी गुड न्यूज है वो है फिल्मी सितारों की गणपति पूजा। जी हाँ, सितारों के घर बप्पा पधारे हैं। कहीं ढोल नगाड़ों की थाप है तो कहीं भक्ति भाव से सजी आरती। तो आइए दिखाते हैं आपको फिल्मी कलाकारों के घर बप्पा के आगमन की भव्य झलक। गणेश जय गणेश जय गणेश बॉलीवुड सितारे भी अपने घर में बाप्पा के आने की खुशियां मना रहे हैं। सलमान खान ने अपने परिवार संग गणपति की आराधना की। सलमान खान का परिवार हर साल गणेशोत्सव के शुभ अवसर पर गणपति बाप्पा का स्वागत करता है। असल में मुंबई में सलमान की बहन अर्पिता खान के घर पर गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है और सलमान खास तौर से इसमें शामिल होते हैं। इस बार खान परिवार के यहाँ एक छोटे और एक बड़े गणपति की स्थापना की गई। खान परिवार ने अपने दोस्तों और शुभचिंतकों के साथ बाप्पा की आरती उतारी और उनकी उपासना की। सलमान खान के घर एक्टर रितेश देशमुख और जेनेलिया भी अपने बच्चों सहित सलमान के यहाँ गणेशोत्सव में शरीक हुए। गणेशोत्सव की धूम पूरे बॉलीवुड में दिख रही है। मुंबई में एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी के घर भी गणपति बाप्पा विराजे हैं। हेमा मालिनी ने अपनी बेटी एशा देओल के साथ मिलकर पूरे भक्तिभाव से गणपति की स्थापना और पूजा अर्चना की। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं गणपति से कि सबको आशीर्वाद दें और सबको बहुत ही खुशी से रहे सब लोग। पूरा देश में एकदम उन्नति हो, प्रगति हो, सब किस्म का प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए। वो प्रॉस्पेरिटी के लिए ये भगवान है गणेश जी। He will bless everybody. क्या कुछ नया है मैम? क्या कुछ नया है? नया मेरा somebody gifted me that little Gopal in Vrindavan, so I brought him here and I kept him here. सिंगर नितिन मुकेश का परिवार भी बड़े उत्साह के साथ गणेशोत्सव मना रहा है। नितिन मुकेश और उनके बेटे एक्टर नील नितिन मुकेश ने हर साल की तरह इस बार भी अपने घर में बड़ी श्रद्धा के साथ गणपति की स्थापना की है और उन्हें शानदार तरीके से सजाया है। गणपति से बॉलीवुड का रिश्ता बड़ा ही गहरा है। तमाम सितारे गणपति पूजा के सालाना उत्सव में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ शामिल हो रहे हैं। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर के घर बाप्पा का आगमन बेहद पारंपरिक अंदाज में हुआ। रंगोली, फूलों और दीपों से सजे आंगन में भूमि ने पूरे परिवार संग आरती उतारी और नाचते गाते हुए बाप्पा की आराधना की। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने भी इस बार अपने घर में गणपति बाप्पा की स्थापना की और भव्य तौर पर गणपति का श्रृंगार किया। इस बीच उनका परिवार भी वहां मौजूद रहा और सभी ने मिलकर बाप्पा की आरती पूजन किया। गणेशोत्सव के पावन अवसर पर सिनेमा जगत और टीवी के सितारे पूरे भक्तिभाव के साथ भगवान गणपति को अपने घर लेकर आए
और उनकी पूजा अर्चना की। सितारों के लिए ये मौका बेहद खास है। मेरे ख्याल से पप्पा खुद ही सोच कर आते हैं कि किस तरह से उन्हें इस बार सजाया जाए, किस तरह से उनकी पूजा की जाए। और सबसे खूबसूरत बात होती है कि जिन लोगों से आप साल दर साल नहीं मिल पाते वो इस दिन ज़रूर आते हैं, चाहे वो टाउन से आ रहे हैं, चाहे मीरा रोड से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं। लेकिन बारिश हो, तूफ़ान हो, जो भी हो, everyone comes and it's beautiful to meet everyone and celebrate Bappa's coming with everybody. गणेश महोत्सव हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम बहुत ज़ोर शोर से इसे मनाते हैं। हर साल हमारे घर में तो गणपति बप्पा आते ही हैं, लेकिन बहुत सारी खुशियाँ और ब्लेसिंग्स ले आते हैं सबके लिए। मुंबई में, महाराष्ट्र में और देश के हर कोने में ये दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी अपने घर पर पारंपरिक विधि विधान से गणपति की पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम अनंत चतुर्दशी तक जारी रहेगी। हालांकि कुछ सितारों के यहाँ 1.5 दिन और कुछ के यहाँ 3 से 5 दिनों में उन्हें विदाई दी जाती है। लेकिन मुंबई के तमाम इलाकों में अगले कुछ दिनों तक इस पर्व की रौनक बनी रहेगी। पुणे से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बढ़ेंगे अब अगली गुड न्यूज की ओर। देखिए, पंजाब इस समय हालांकि भारी बाढ़ से जूझ रहा है। इस बाढ़ की चपेट में बड़ी संख्या में लोग आ गए हैं जिनकी जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसी विकट स्थिति में सेना के जवान देवदूत बनकर उतरे और बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। ऐसे में जो हमारी तीसरी गुड न्यूज है वो है सेना का जोखिम भरा हवाई रेस्क्यू। जी हां, पंजाब में कल सेना ने माधोपुर हेड वर्कर्स के पास एक दुर्लभ ऑपरेशन में सीआरपीएफ के 22 जवानों समेत कुल 25 लोगों की जान बचाई। उसी तरह का एक खतरनाक ऑपरेशन सेना के जाबाज पायलटों ने फिर से अंजाम दिया। ये तस्वीरें पंजाब के उसी गुरदासपुर जिले की है जो बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है। यहाँ का लसिया इलाका समंदर की तरह दिखाई दे रहा है, जहां चारों तरफ पानी ही पानी है। इसी भयंकर बाढ़ में कुछ लोग बुरी तरह से फंस गए थे। एक टापू जैसी जगह फंसे लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू के लिए सेना के हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया। सेना के जाबाज पायलटों ने इस मुश्किल ऑपरेशन के लिए खतरा उठाकर लोगों को बचाने का फैसला लिया। सेना के पायलट इस दुर्लभ ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर्स को बाढ़ के बीच ठीक उस जगह पर लेकर गए जहां कुछ लोग चारों तरफ पानी से घिरे हुए थे। ये पायलटों के साहस, कौशल और दृढ़ संकल्प की परीक्षा थी, लिहाजा उन्होंने इस बेहद चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन के लिए खतरों का सामना करने का फैसला लिया और वो प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठाने में कामयाब हो गए। ये एक ऐसा कारनामा था जिसके लिए उच्चतम स्तर के उड़ान कौशल और बेजोड़ बहादुरी की जरूरत है। अपनी जान जोखिम में डालकर पायलटों ने यह सुनिश्चित किया कि हर एक फंसे हुए व्यक्ति को सुरक्षित वहां से बाहर लाया जाए। आर्मी एविएशन यूनिट्स के पायलटों ने 3 चीता हेलीकॉप्टर्स के जरिए 27 फंसे हुए लोगों को बचाने में कामयाबी हासिल करते हुए ये फिर से साबित कर दिया है कि वो देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर समय मुस्तैद है। और भारत जल्द ही अपना खुद का सुरक्षा सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है। जी हां, सीडीएस अनिल चौहान ने संकेत दिया है कि अगले साल से इस महत्वाकांक्षी डिफेंस सिस्टम का परीक्षण भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में जो हमारी चौथी गुड न्यूज है वो यही है, अगले साल से स्वदेशी आयरन डोम का परीक्षण। सीडीएस अनिल चौहान ने महू में रण संवाद में भारत के स्वदेशी डिफेंस सिस्टम को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया। चौहान ने कहा कि भारत अगले साल से स्वदेशी आयरन डोम का परीक्षण शुरू करेगा। चौहान के मुताबिक 2030 तक भारत इजरायल के आयरन डोम की तरह अपना खुद का स्वदेशी डिफेंस सिस्टम तैयार कर लेगा। भारत के पास अभी रूसी S-400 सिस्टम है और इसकी उपयोगिता ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी जा चुकी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO इस मिसाइल आधारित डिफेंस सिस्टम को विकसित कर रहा है। इसके तहत अगले साल M1 मिसाइल का परीक्षण होगा जो दुश्मनों के मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर देगा। सब कुछ ठीक रहेगा तो हमारे पास भी 2030 तक अपना एयर डिफेंस सिस्टम होगा जिसे सुरक्षा के लिए तैनात किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले से मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया था। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत के अपने आयरन डोम यानी सुदर्शन चक्र एयर शील्ड की बात कही।
रण संवाद में CDS जनरल अनिल चौहान ने इस बात को दोहराया और बताया कि भारत जल्द से जल्द अपने स्वदेशी लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की टेस्टिंग भी शुरू करेगा। 2026 से इन मिसाइल सिस्टम्स की टेस्टिंग शुरू होगी और अलग अलग रेंजेस को फेज्ड वाइज ढंग से टेस्ट किया जाएगा। यानी M1 जिन मिसाइल रेंजेस की 150 किलोमीटर रेंज होगी उनको पहले 2026 में टेस्ट किया जाएगा। अगले साल इस रेंज को एनहांस करके 250 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स की टेस्टिंग होगी और फिर 2030 तक इसकी रेंज को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। यानी आने वाले कुछ सालों में भारत के पास अपना आयरन डोम होगा। ऐसा नहीं है कि अभी हमारे पास कोई एयर डिफेंस नहीं है, लेकिन एक विस्तृत और वृहद एयर डिफेंस की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। प्रोजेक्ट कुशा के तहत इसको लॉन्च किया जाएगा और 2026 में DRDO इन मिसाइल सिस्टम्स का टेस्ट शुरू करेगा। यानी S-400 की टक्कर का भारत का अपना एयर डिफेंस सिस्टम होगा और इन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को भारत में बनाया जाएगा और 2030 इसका लक्ष्य रखा गया है जब इन मिसाइल सिस्टम्स को कारगर कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से GST रिफॉर्म का ऐलान किया था और कहा था कि ये सुधार दिवाली से पहले लागू हो सकते हैं। अब GST काउंसिल की बैठक अगले हफ्ते होने वाली है और उससे पहले GST स्लैब में बदलाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है और इसके मुताबिक बैठक में 0 GST स्लैब के दायरे में सरकार इजाफा कर सकती है। तो हमारी जो 5वीं गुड न्यूज है वो यही है, यानी GST 2.0 में बड़ी राहत के संकेत। जी हाँ, आपको बता दें कि GST के शून्य वाले स्लैब में कई रोजमर्रा के जरूरी सामानों को शामिल किया जा सकता है। यानी कि अभी तक जो 5% और 18% GST स्लैब के दायरे में आते हैं उसको टैक्स स्लैब से बाहर किया जा सकता है। इसका मतलब है कि रोजमर्रा के कई जरूरी सामान और शिक्षा से जुड़े उत्पादों को पूरी तरह से टैक्स फ्री करने पर मुहर लग सकती है। यानी अब दूध, पनीर, रोटी, ब्रेड, पराठा जैसे फूड आइटम्स पर GST नहीं लगेगी। वहीं शिक्षा से जुड़े सामान जैसे कि मैप्स, एटलस, ग्लोब, पेंसिल और कॉपियां भी GST के दायरे से बाहर आ सकते हैं। फिलहाल इनमें से ज्यादातर सामान पर 5 से 18% तक GST लगता है, लेकिन GST काउंसिल के इस फैसले से ये भी सीधे 0 टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। अब निगाहें टिकी हैं अगले हफ्ते दिल्ली में होने वाली 56वीं GST काउंसिल की बैठक पर, जहां इस फैसले पर अंतिम मुहर लग सकती है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता साक्षी बत्रा। इस बार की दिवाली और इस बार का फेस्टिव सीजन आपकी पॉकेट्स पर लाइट होने वाला है। खुशखबरी ये है कि GST 2.0 के रिफॉर्म्स आने वाले हैं। सितंबर 3 और 4 को GST काउंसिल की बैठक होगी और इसमें जो अब तक की रिकमेंडेशंस आई हैं सरकार की तरफ से GST काउंसिल को, उसके ऊपर फाइनली फैसले लिए जाएंगे। जो अब तक हमारे सोर्सेज हमें बिजनेस टुडे टेलीविजन पर कह रहे हैं कि जो रोजमर्रा की कुछ चीज़ें हैं जिसे आप आम जो अपने हाउस होल्ड बजट्स में इस्तेमाल करते हैं, किचन्स में इस्तेमाल करते हैं, उन कई प्रोडक्ट्स के जो पैसे हैं वो अब आपके लिए काफ़ी कम हो जाएंगे क्योंकि GST रेट्स में काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। अब मान के चलते हैं जैसे कंडेंस्ड मिल्क हो गया या फिर बटर हो गया, नट्स हो गए, डेट्स हो गए, चीज़ हो गया या सिट्रस फ्रूट्स ही क्यों ना हो गए, इन सब के दामों में फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि अब तक इनके ऊपर 12% तक का GST रेट लगता था। अब ये उम्मीद की जा रही है कि इन सबको 5% तक के GST रेट पर लाया जाएगा क्योंकि 12% और जो 28% तक के जो टैक्स रेट्स थे इनको पूरी तरीके से शायद खत्म किया जा रहा है। और स्टार्टअप्स को अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला माना जाता है। ऐसे में दुनिया के सभी देश स्टार्टअप्स को बढ़ावा देते रहते हैं। अपने देश में भी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए कई स्कीम्स चल रही हैं। इसी क्रम में एक बैंक ने केवल स्टार्टअप्स के लिए एक ब्रांच खोल दिया है। तो हमारी जो छठी गुड न्यूज है वो यही है, देश में स्टार्टअप क्रांति को रफ्तार देने की पहल। जी हाँ, आपको बता दें कि PNB ने केवल स्टार्टअप्स के लिए समर्पित एक खास ब्रांच खोला है जहां केवल स्टार्टअप से जुड़े कामकाज किए जाएंगे और उनको फंडिंग की जाएगी। देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में स्टार्टअप्स बड़ी भूमिका निभा रहा है और स्टार्टअप को गति देने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने एक खास पहल की शुरुआत की है। PNB ने स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से एक ब्रांच खोली है। दिल्ली के बीकाजी कामा पैलेस में शुरू हुई ये ब्रांच अन्य बैंक की शाखाओं से बिल्कुल अलग है। PNB की ये नई नवेली ब्रांच केवल स्टार्टअप के लिए समर्पित है, यानी यहाँ पर सामान्य बैंकिंग कामों की जगह केवल स्टार्टअप से जुड़ी फंडिंग को लेकर कामकाज होगा।
स्टार्टअप्स देश की इकोनॉमी को मजबूत करने में एक बड़ा रोल निभा सकते हैं। स्टार्टअप्स के लिए फंड की व्यवस्था करना एक बड़ा टास्क होता है। अक्सर स्टार्टअप जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के पास, उनसे फ़ंड मांगते हैं और उन्हें कुछ न कुछ लोन के रूप में भारी रकम को चुकानी पड़ती है। लेकिन अब सरकारी सिस्टम में स्टार्टअप्स के लिए फ़ंड आसान हो, इसके लिए तरह तरह के काम किए जा रहे हैं। पीएनबी ने, पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी एक ब्रांच की शुरुआत की है जो कि कम्प्लीटली डेडिकेटेड होगी स्टार्टअप्स को फ़ंड देने के लिए। इस ब्रांच में सिर्फ और सिर्फ वही लोग आएंगे जिन्हें अपना स्टार्टअप शुरू करना है या कोई अपना स्टार्टअप चला रहे हैं और उसमें उनके लिए फंड की जो व्यवस्था है। इस खास ब्रांच को केवल उन लोगों के लिए शुरू किया गया है जो स्टार्टअप के लिए पीएनबी से फंड लेना चाहते हैं। इस ब्रांच को उसी तरह से डिजाइन किया गया है जहां न केवल स्टार्टअप को फंडिंग की जाएगी बल्कि फंडिंग चाहने वालों की काउंसलिंग भी की जाएगी, जिससे वो अपने आइडिया को एक बड़े बिजनेस में बदल सकते हैं। इस कवायद का मकसद स्टार्टअप शुरू करने वालों को फंडिंग की पूरी प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि कई बार उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें अलग अलग स्टेज पर भी फंड मिल सकता है। स्टार्टअप के भीतर जो एक फाइनेंशियल लिटरेसी का जो एक पार्ट है, क्योंकि स्टार्टअप जनरली दे आर वेरी वेल इक्विप्ड हैं, वो अपने आईटी में, डिजिटल डोमेन में, अपने डोमेन में बहुत एक्सपर्ट हैं। लेकिन जहाँ तक फाइनेंशियल लिटरेसी की बात है, वहाँ पे पीएनबी उस गैप को ब्रिज करने का प्रयास करेगा इन ब्रांचेस के माध्यम से। तो हमारा पर्पस यही है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस के विषय में बताएं। पीएनबी ने स्टार्टअप को रफ्तार देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी एसटीपीआई के साथ करार किया है। एसटीपीआई देश में स्टार्टअप को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। एसटीपीआई के मुताबिक पीएनबी की एक खास ब्रांच स्टार्टअप के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकती है। एसटीपीआई के डीजी के मुताबिक देश में स्टार्टअप की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके बारे में अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है। अधिकतर स्टार्टअप शुरू करने वालों को ये तक पता नहीं होता है कि केवल आइडिया बताने से भी उन्हें फंड मिल सकता है। हम लोग अगर कोई प्री आइडिएशन स्टेज होती है उससे ही स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक स्कीम है जिसमें हम 30,000 रुपये महीने 6 महीने के लिए देते हैं स्टार्टअप को, अगर वो सिर्फ प्री आइडिएशन स्टेज है, मतलब उसका आइडिया मैच्योर भी नहीं है। एक बार अगर 6 महीने बाद उनका आइडिया मैच्योर हो जाता है तो हम उनको मल्टीपल स्कीम्स हैं, जैसे एक हमारी स्कीम है नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम, उनसे हम 25 लाख रुपए सीड फंड देते हैं। देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2016 में स्टार्टअप इंडिया की मुहिम शुरू की थी और 9 साल बाद 2025 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा करने में कामयाब हो चुका है। 2016 में देश में जहां करीब 500 स्टार्टअप थे, वो केवल 9 सालों में बढ़कर करीब 1,89,000 से ज्यादा हो गए। इन स्टार्टअप को 13 लाख करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हो चुकी है। केवल 2024 में स्टार्टअप कंपनियों के 76 आईपीओ शेयर बाजार में लिस्ट हो चुके हैं। स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार समय समय पर कई योजनाएं लॉन्च कर चुकी है, जिनमें स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स शामिल है। जो डिफरेंट स्कीम्स आए, जैसे अभी आपने देखा कि इस बजट में 10 करोड़ तक के क्रेडिट गारंटी स्टार्टअप को दी जा रही थी, उसको बढ़ाकर 20 करोड़ किया गया। ना इसकी जानकारी मेजॉरिटी ऑफ दी स्टार्टअप्स को नहीं है, तो अपने इस ब्रांच के माध्यम से हम स्टार्टअप के साथ इंगेज करेंगे। देश में स्टार्टअप्स के उदय की असीम संभावनाएं हैं और एक रिसर्च के मुताबिक 2030 तक इसकी संख्या में जबरदस्त इजाफा होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के कुप्पम इलाके में लोगों का एक सालों पुराना सपना पूरा हो गया है। यहाँ हंड्री नीवा परियोजना के माध्यम से कृष्णा नदी का पानी परम समुद्रम तालाब तक पहुंच गया है। ऐसे में हमारी जो 7वीं और आखिरी गुड न्यूज़ है वो है कुप्पम में पानी पहुंचने से खिले किसानों के चेहरे। जी आपको बता दें, पंजाब और जम्मू कश्मीर में पानी लोगों की परेशानी बना हुआ है, लेकिन आंध्र प्रदेश के कुप्पम इलाके में ये पानी के लिए जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पानी के बीच जश्न मना रहे लोगों का सालों पुराना सपना पूरा हुआ। दरअसल यहाँ पर श्रीशैलम जलाशय से पहली बार पानी पहुंचा है। कुप्पम के लोग इस पानी का दशकों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस पानी के पहुंचने से इस इलाके के 6,000 एकड़ से ज्यादा जमीनों को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। यहाँ पानी पहुंचने से लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होगा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अपूर्वा जयचंद्रन।
कुप्पम, पुंगनूरू और पलमनेरू के वासियों को अभी कुछ ही दिनों में एक शुभ वार्ता आने को है। HNS जो कि हंद्री नीवा सुजला स्रवंती प्रोजेक्ट के अंदर जो कुप्पम और आसपास के जो ग्रामों के लिए पानी आने को था, वो अभी कुछ ही दिनों में संभावित होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने जब वो पिछले साल सत्ता में आए थे, एक प्रॉमिस किया था कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि कुप्पम है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में HNSS प्रोग्राम के माध्यम से वो पानी लेके आएंगे। ये इरिगेशन स्कीम है हंद्री नीवा सुजला स्रवंती प्रोग्राम, जो वो प्रोजेक्ट के अंदर जो इरिगेशन के माध्यम से ऊपर से लेकर कुप्पम तक जो पानी का इरिगेशन कैनाल बनाना था, वो बहुत तेजी से इरिगेशन डिपार्टमेंट में की है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।